जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जहां पर गाइस आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में सभी प्रॉब्लम के हल सहित पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। और जो आपके सामने इश्यूज आ रहे हैं फॉर्म भरते समय, उनके आंसर आपको दिए जाएंगे। और ये वीडियो मैं आपके लिए स्पेशली इसीलिए बना रहा हूँ ताकि जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करके, उनको ख़त्म करके, उनके जवाब दे करके आपको अच्छे से बता सकूँ कि कैसे आपको अपने फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करना है। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना और स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आपने स्किप किया तो कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिस कर जाएंगे। अब चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि भर्ती 5500 पोस्ट पर निकाली गई है एंड आप लोग इसके फॉर्म 25 जनवरी 2026 तक भर पाएंगे। इसमें कांस्टेबल मेल के लिए 4500 पोस्ट, कांस्टेबल गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के लिए 400 और कांस्टेबल फीमेल के लिए 600 है। अप्लाई करने के लिए 12वीं साथ ही साथ आपने HSC CET ग्रुप C दिया हो तभी आप फुल्ली एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद आप एक बार नीचे की तरफ आएंगे स्क्रॉल करते हुए और इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करेंगे। ये PDF ओपन करने पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें अप्लाई करने के लिए किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट को कोई फीस पे नहीं करनी है। साथ ही साथ जो कैंडिडेट यहाँ पर BCA BCB EWS से इस फॉर्म को भरेंगे, उनको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, उनका डॉक्यूमेंट्स 1 अप्रैल 2025 से बना होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। और जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 25 जनवरी 2026, इसके बीच का रहना चाहिए, यानी कि 25 जनवरी 2026 के बाद का बना होगा तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, उसको मान्य नहीं करेंगे। इसी प्रकार से जो DSC OSC कैंडिडेट है, इनका सर्टिफिकेट 13 नवंबर 2024 से बाद से लेकर के 25 जनवरी 2026 के बीच का बना होना चाहिए। और जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, इनका जो सर्टिफिकेट है वो 12 जनवरी 2025 के बाद का इशू होना चाहिए। एंड गाइज, अगर आप SC ST OBC है तो भी आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। एंड मैं आपको भी बता दूं कि जो कैंडिडेट पहले भी ये भर्ती का फॉर्म भरे थे एडवर्टाइजमेंट नंबर 14/2024 के अंतर्गत, उनको भी यहाँ पर दोबारा से फॉर्म भरना है, उनका पहले वाला फॉर्म कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। फिर यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसके अलावा आपको जानने को मिलेगा कि जो कैंडिडेट फ्रेशली अभी अप्लाई कर रहे हैं उनकी तो एज लिमिट 18 से 25 साल है ही, बट वो 1/1/2026 तक काउंट होगी, यानी कि 1 जनवरी 2026 तक आपकी उम्र ना तो 18 साल से कम और ना ही 25 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। बट गाइज, जो कैंडिडेट पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर 14/2024 में अप्लाई किए थे, जिनको अब दोबारा से अप्लाई भी करना है, उनकी एज लिमिट भी 18 से 25 है, बट उनकी एज काउंट जो की जाएगी वो 1 सितंबर 2024 तक की जाएगी, यानी कि उनकी 1 सितंबर 2024 तक एज ना तो 18 साल से कम हो और ना ही 25 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई। इसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट आपका क्या रहेगा वो आप देखेंगे। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नॉलेज टेस्ट में क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है। और गाइज, आप इसमें जो अपलोड करेंगे फोटो, उसमें आपको ये बोला है कि लेटेस्ट स्कैन कलर फोटोग्राफ विद व्हाइट बैकग्राउंड क्लियरली मेंशन्ड डेट एंड नेम ऑफ द कैंडिडेट ऑन द फोटोग्राफ, यानी कि जो आप यहाँ पर इस फॉर्म में आगे चल करके फोटो अपलोड करेंगे उसमें गाइज आपका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए, उसमें नीचे की तरह आपका नेम लिखा होना चाहिए जो आपने फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, और फिर डेट भी लिखनी कि किस डेट में आपने इस फोटो को क्लिक किया है। आपको सिंपल वाला फोटो अपलोड नहीं करना है। यहाँ पर आपको आधार कार्ड भी अपलोड करना है और जो आपका अंडरटेकिंग एज पर एनेक्चर 5th, इस एनेक्चर के अकॉर्डिंग आपका जो अंडरटेकिंग है वो भी आपको अपलोड करना है, जिसकी जानकारी आगे आपको इस वीडियो के अंदर और अच्छे से दी जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे फॉर्म भरना है। अगर ये सब इन्फॉर्मेशन आपके पास है और आप इसमें एलिजिबल और आपका इंटरेस्ट है तो आप ये फॉर्म कैसे भरेंगे वो जान लीजिए। आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब यहाँ पर आ जाने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर गाइज आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए, आप आगे बढ़ने से पहले एक बार इनको रीड कर ले ताकि आपके जो डाउट्स है वो यहाँ से भी क्लियर हो जाए। जैसे कि आपको ये बोला है कि 1/1/2026 तक ग्रुप C CET उत्तीर्ण उम्मीदवारों को अपने CET पंजीकरण नंबर का उपयोग करके पुनः पंजीकरण करना होगा, यानी कि जिन्होंने 1/1/2026 तक ग्रुप C CET परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी वो कैंडिडेट यहाँ पर अपने CET पंजीकरण नंबर का उपयोग करके नया जो पंजीकरण है वो करेंगे। साथ ही बोला कि कैंडिडेट उम्मीदवारों को इस स्क्रीन के दाईं ओर स्थित नया उम्मीदवार बटन पर क्लिक करके पंजीकरण करना होगा। साथ ही कहा कि उम्मीदवार को उनके ईमेल और मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा जिसका उपयोग उन्होंने CET पंजीकरण के दौरान किया था। फिर जो उम्मीदवार इस विज्ञापन जो कि 1/2026 में
पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं वे पंजीकृत उम्मीदवार बटन पर क्लिक करके लॉगिन करके अपना आवेदन भर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब चलिए बताता हूँ कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले न्यू कैंडिडेट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे, इनको भी आप एक बार रीड कर लेना और फिर गाइज आप यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर जो आपका CET रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालेंगे और चेक रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और आपका नंबर जो आपने CET में रजिस्टर किया था। अब आप सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर गाइज आपको जो OTP आपके नंबर और ईमेल पर मिला है वो OTP डालना है, एक न्यू पासवर्ड बनाना है अपनी मर्जी से, उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और अब आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर गाइज अब आप अगेन आपका CET का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालेंगे और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आप देखेंगे। अब आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर देखने को मिल जाएगा। आप एक्शन के नीचे व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल के सामने जो इनकम्प्लीट है इसके ऊपर क्लिक करना है या फिर नीचे आप देखेंगे प्रोसीड टू फिल फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ जानकारी आपकी भरी हुई है जो आपने CET के वक्त भरी थी और कुछ जानकारी आपको भरनी है जैसे कि मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पर बताएंगे, मैरिड, अनमैरिड, लीगली सेपरेटेड, डाइवोर्स्ड, विडोवर, जो भी है आपका स्टेटस वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे अपना। फिर एक सवाल है, डू यू हैव ए ब्रदर सिस्टर हु इज योर ट्विन एंड हु हैज़ ऑल्सो अप्लाइड फॉर दिस ग्रुप C एग्जामिनेशन, यानी कि क्या आपके कोई भाई या बहन है जो कि जुड़वा थे और उन्होंने भी ग्रुप C के लिए अप्लाई किया था? अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर उसके बाद आप नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी डिटेल में आपसे सवाल पूछा जैसे कि आर यू ए बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ हरियाणा, यानी कि आप हरियाणा के स्थायी निवासी है। अगर है तो आप यस करेंगे। यस करने पर आपको यहाँ पर कुछ और जानकारी देनी है और अपलोड भी करनी है। जैसे कि सवाल है परिवार पहचान पत्र यानी कि PPP फैमिली ID आपको यहाँ पर देनी होगी। साथ ही परिवार पहचान PPP मेंबर ID भी आपको देनी है। पहले फैमिली ID, नीचे मेंबर ID। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ हरियाणा यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पर अपलोड भी करना है। अब आपका फिर से सवाल आएगा कि निवास प्रमाण पत्र कितना पुराना होना चाहिए? तो गाइज वैसे तो 3 साल तक वैलिड होता है, बट अगर मैं देखूँ जो मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आपको बताया था कि जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं वो बेसिकली 1 अप्रैल 2025 के बाद के मांगे हैं। तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते या अभी आप बनवा सकते हैं नया, तो आप वो बनवा करके वो अपलोड कर दीजिए। या फिर गाइज आप यहाँ पर जो आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है डोमिसाइल का वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, बट मैंने आपको बता दिया उसमें थोड़ा रिस्क है और इसमें रिस्क नहीं है। तो सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए आप यहाँ पर अपलोड डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर पूछे नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, किस अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है। मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ये चीज़ दिखा रहा हूँ। ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ये उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जारी हुआ है। ऐसा ही कुछ सर्टिफिकेट आपका जो हरियाणा शासन है उसकी तरफ से जारी होता है। तो इसमें आपको यहाँ देखने को मिलेगा सक्षम अधिकारी / उप जिलाधिकारी। तो यानी कि जो सर्टिफिकेट है वो जारी किया है उप जिलाधिकारी ने। तो आपको आपका सर्टिफिकेट देखना है, सेम फॉर्मेट में रहेगा और उसमें सक्षम अधिकारी के बाद में क्या लिखा हुआ है उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया इसमें लिखा है उप जिलाधिकारी, तो आप यहाँ पर इसी प्रकार से उसी पोस्ट का नाम लिख देंगे जिस पोस्ट का नाम सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा हुआ है। उसके बाद देखेंगे रेफरेंस सर्टिफिकेट या फिर डॉक्यूमेंट नंबर। तो इसमें गाइस आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर प्रमाण पत्र क्रमांक। तो जो प्रमाण पत्र क्रमांक है वो आप यहाँ पर इसमें रेफरेंस सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट नंबर के अंदर फिल कर देंगे। उसके बाद आता है डेट ऑफ इशू, यानी कि कब इशू हुआ है। तो जारी दिनांक आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस डेट में हुआ है। तो जारी दिनांक के सामने जो डेट लिखी हुई है वो डेट आपको बता देनी है। इसमें डेट का जो फॉर्मेट है वो डेट मंथ ईयर नहीं है, बल्कि पहले मंथ है, उसके बाद में डे है और फिर जो आपका ईयर है वो मेंशन किया गया है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इसको फिल कर देना है। देन आप देखेंगे आपका सर्टिफिकेट, तो आपको आपका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसका साइज 500 KB से कम होना चाहिए। तो जहां पर भी आपका सर्टिफिकेट है वो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं आपको यहां पर सेलेक्ट करके दिखा रहा हूं। तो आइए जहां पर आपका सर्टिफिकेट है उसको सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। इस तरह से आप यहां पर टिक करेंगे और फिर आप यहां पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप यहां पर देखेंगे आपका सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा और आप व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके उसका अगेन व्यू भी कर सकते हैं। नीचे आती है आपकी कैटेगरी की डिटेल।
डिटेल, जहाँ पर सीईटी कैटेगरी आपने क्या सेलेक्ट किया है, फिर किस में आप आते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। फिर आएगी कैटेगरी, तो अगर आपको अपनी ही कैटेगरी में अप्लाई करना है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको जनरल में अप्लाई करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। जनरल के अलावा जो अन्य कैटेगरी वाले कैंडिडेट है वो जनरल में भी अप्लाई कर सकते हैं, बट जो जनरल कैंडिडेट है वो जनरल में ही अप्लाई करेंगे। तो जो आपको आपकी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है वो कर लीजिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। एंड गाइज फिर आपको आपका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है कास्ट का, तो इसमें भी सेम तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन भरनी है। अभी मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो कि उत्तर प्रदेश शासन का ही बना हुआ है। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जारी हुआ है सक्षम अधिकारी के नीचे लिखा हुआ है तहसीलदार। तो आपको आपका सर्टिफिकेट देखना है, आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, और उसमें सक्षम अधिकारी के बाद में स्लैश करके जो भी पोस्ट लिखी हुई है वही पोस्ट आपको यहाँ पर इसमें इश्यूइंग अथॉरिटी में लिख देनी है। ये लिखने के बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे रेफरेंस सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट नंबर, तो इसमें जो डॉक्यूमेंट नंबर है वो आप यहाँ पर प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने जो नंबर लिखा है वो फिल कर देंगे। डेट ऑफ इशू, कब ये इशू हुआ है, तो जारी दिनांक के सामने जो भी डेट लिखी हुई है वो डेट आपको यहाँ पर भर देनी है। इसमें भी मैं आपको बता दूँ कि पहले आपको मंथ लिखना है, फिर आपको यहाँ पर जो आपका डे है वो लिख देना है, और उसके बाद में आपकी डे, और फिर उसके बाद में आपका जो ईयर है वो, इस तरह से। फिर आप यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट है निवास का, कास्ट का, वो अपलोड कर देंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे 3 सवाल है, एक है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है या फिर आप एक्स सर्विसमैन की फैमिली से आते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पूछे कि क्या आप फ्रीडम फाइटर के चिल्ड्रन हैं या फिर उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो करना है। फिर क्या आपके पास ABC NCC लेवल का सर्टिफिकेट है, चाहे AB का हो या A का हो, चाहे B का, चाहे फिर C लेवल का, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। गाइज यहाँ पर जो अब आपको आगे की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है फॉर्म भरने की अपनी लैंग्वेज में, ये मैं आपको एजुकेशनल पर्पज़ के रूप में एक अन्य वीडियो से दे रहा हूँ, जहाँ पर मैं अपने शब्दों में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आपको जानकारी भरनी है और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और जो आपके सवाल डाउट है वो आपके कैसे ख़त्म करने हैं, यानी कि उनका हल भी देना है और आपको फॉर्म भर करके भी बताना है। तो वीडियो को आपको यहाँ पर देखते रहना है। तो जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आएगी। तो गाइज जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। पहले आपको आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है। आप यहाँ पर मेलिंग एड्रेस के अंदर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल कर देना, उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं करना। आपको यहाँ पर बोला है कि ओनली ये जो कॉमा है, स्लैश है और हाइफन है, स्पेशल कैरेक्टर्स आर अलाउड, सिर्फ यही कैरेक्टर अलाउड है। इसके अलावा अगर कोई आप अन्य कैरेक्टर यूज करेंगे इसमें तो वो अलाउड नहीं है, एरर आता रहेगा और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए इन चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पर आपका एड्रेस लिखेंगे। फिर जो आपकी स्टेट है वो आप यहाँ पर स्टेट के सेक्शन पर आकर के सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सिटी विलेज का नाम आप यहाँ पर खुद से डाल देंगे, अपना पिन कोड डालेंगे। अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर आप कोई अन्य नंबर यूज करते हैं अपना, वो आप डाल देंगे। कोई लैंडलाइन नंबर आपके पास है तो वो भी आप दे सकते हैं। और इसके बाद आप नीचे देखेंगे आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो तो आपने ऊपर भर दिया। नीचे है आपका परमानेंट एड्रेस, और आपको एक टिक करने को बोला है कि सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस, जिसका मतलब ये हो जाता है कि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है। अगर सेम ही है तो इस बॉक्स को टिक करना, अगर सेम नहीं है तो अनटिक करके अलग से नीचे यहाँ पर अपना जो परमानेंट मेलिंग एड्रेस है वो फिल कर देना। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर सेम है तो फिर आपको ये भरने की आवश्यकता नहीं है, बस आप एक टिक करके सबमिट कर देना। अब आएगी पोस्ट अप्लाइड। तो यहाँ पर 2 पोस्ट है, इसमें एक तो मेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी और दूसरा है गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के लिए कांस्टेबल। तो अगर आप दोनों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इन दोनों बॉक्स को टिक कर देंगे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, और अगर आपको किसी एक पर ही अप्लाई करना है तो वो आप किसी एक पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये फुल्ली आपकी चॉइस है अगर आपको दोनों पर अप्लाई करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद, यानी कि इनको टिक करने के बाद, आपको प्रीफरेंस देने के बाद आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डिटेल्स देनी है। तो यहाँ पर आपको पूछा है कि पास्ट हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड और इन हायर एजुकेशन, यानी कि क्या आपने 10वीं के अंदर हिंदी या फिर संस्कृत सब्जेक्ट वन ऑफ सब्जेक्ट पढ़ा है, या फिर 12वीं के अंदर, या फिर किसी हायर क्वालिफिकेशन के अंदर, ये कंपलसरी है आपके पास होना। तो आप क्या करेंगे, आप अपलोड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे अपनी 10वीं की जानकारी देने के लिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर डिटेल्स को फिल करने का कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पर सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप में सेलेक्ट कर ले मैट्रिक 10+2 ग्रेजुएशन। तो पहले आपको 10वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो इसके लिए आप मैट्रिक को सिलेक्ट कर लेंगे। मैट्रिक सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर 10वीं का रोल नंबर डालेंगे। ईयर ऑफ कंप्लीशन, किस ईयर के अंदर आपने आपकी जो 10वीं है वो कंप्लीट कर ली थी, वो ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर डेट ऑफ इशू ऑफ रिजल्ट या फिर सर्टिफिकेट, या तो आपको अगर रिजल्ट कब इशू हुआ तो वो डेट याद है, वो डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो आपका 10वीं का सर्टिफिकेट है उसके ऊपर जो इशू डेट लिखी हुई है वो
डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद टोटल मार्क्स या फिर मैक्सिमम सीजीपीए, अगर आपके सीजीपीए के अंदर है तो आप यहाँ पर मैक्सिमम सीजीपीए लिखेंगे और फिर जो सीजीपीए आई थी वो नीचे लिख देंगे। अगर आपके नंबर मार्क्स के अंदर है तो आप यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर आपके कितने थे और ऑब्टेन्ड मार्क्स के अंदर वो नंबर लिखेंगे जो नंबर आपको आए थे। डॉक्यूमेंट के अंदर आपका जो 10वीं का सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड भी करेंगे। इसका फॉर्मेट आपका इमेज का रखा है और 500 KB से कम साइज रहना चाहिए और फिर जैसे आप टिक करके अपडेट करेंगे वो डिटेल्स आपके यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आप सेम वे में यहाँ पर 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। तो व्यू डिटेल्स के ऊपर सेम वे में क्लिक कीजिए। अब जैसे कि आपने इसमें 10वीं सेलेक्ट किया था ऐसे ही आपको मैट्रिक सेलेक्ट करना है और उसके बाद में गाइज आप बाकी की इन्फॉर्मेशन ऐसे ही भर देंगे जैसे कि आपने 10वीं की भरी थी। फिर आपके सामने यहाँ पर प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आएगा, तो आपको किस नंबर पर प्रेफरेंस देनी है। जैसे कि यहाँ पर मेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी है और मेल कांस्टेबल आपका गवर्नमेंट रेलवे पुलिस है, तो आपको जिस नंबर पर देनी है उसको अप डाउन आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ही रखना है जैसे कि यहाँ पर रखी गई है तो आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही कोई प्रॉब्लम वाली बात है। अब आप यहाँ पर जैसे ही सबमिट करेंगे इसको प्रेफरेंस को एडजस्ट करके अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, तो आपको यहाँ पर नीचे अपना जो फोटोग्राफ है और जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। तो गाइस फोटोग्राफ और सिग्नेचर में आपको बोला है कि आपका जो सिग्नेचर का साइज़ है या फोटो का साइज़ है वो 4 KB से लेकर के 100 KB के बीच में रहना चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है सिग्नेचर अपलोड करते हुए या फोटो अपलोड करते हुए। अगर आप यहाँ पर नोटिफिकेशन पर आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन में इन्होंने बोल दिया पहले ही कि जो आप फोटो अपलोड कर रहे हैं वो फोटोग्राफ आपका ऐसा हो जिसके नीचे आपको आपका नाम लिखना है जो आपने फॉर्म के अंदर भरा है और साथ ही साथ किस डेट में आपने फोटो को क्लिक किया है वो लिखना है। साथ ही आपके फोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, ये चीज़ का ध्यान आपको रखना होगा ये अपलोड करते समय। और साइज तो यहाँ पर मेंशन कर ही दिया है कि फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी JPEG या फिर JPG या फिर PNG फॉर्मेट एंड द साइज शुड नॉट बी लेस देन 4 KB, 4 KB से कम साइज न हो और 100 KB से ज़्यादा न हो, साथ ही लेस देन 500 KB और जो 100 KB से लेकर के बेसिकली 500 KB के बीच में आपका जो साइज़ है वो होना चाहिए। और बस जब आप अपलोड करेंगे अगर वो अपलोड हो पा रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो फ़ोटो ओके है और कोई इशू वाली बात नहीं है। और मैंने आपको यहाँ पर डेमो दे करके दिखाता हूँ कि किस तरह का फ़ोटो आपको अपलोड करना है। चलिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ जिसके नीचे मैंने नाम भी लिखा है और डेट भी लिखी है। ऐसा फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। जैसा कि अभी आप वीडियो में देख सकते हैं कुछ इस तरह का फ़ोटो आपको अपलोड करना होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि नाम भी लिखा हुआ है और DOP लिखने के बाद यानी कि डेट ऑन फोटो और किस डेट में फोटो क्लिक किया और डेट भी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है और फोटो का बैकग्राउंड भी वाइट है। कुछ इसी तरह का फोटो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे और सिग्नेचर का भी मैंने आपको बता दी कि कैसे अपलोड करना है। उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। फिर नीचे देखेंगे स्कैन कॉपी ऑफ ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम मैट्रिकुलेशन ऑनवर्ड्स, जिसमें कि सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो, ETC हो, लेटेस्ट। अब आपको यहाँ पर इसमें आगे चलना है। फॉर्म में चले, फॉर्म में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ कि इसमें और आगे क्या डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दिया। फिर आप जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर है प्लीज़ टेक ए प्रिंट आउट ऑफ दिस एप्लीकेशन बाय क्लिकिंग दी प्रिंट बटन बिलो। आप यहाँ पर प्रिंट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको प्रिंट ले लेंगे और उसके बाद में आपको यहाँ पर बोला है आफ्टर अपलोडिंग दी साइंड कॉपी मैक्सिमम, यानी कि आपको इसको प्रिंट ले लेना है। प्रिंट लेने के बाद में आपको उस पर साइन करना है जहाँ पर साइन करने को बोला जा रहा है। और जैसे आप उसको साइन कर लेंगे अगेन आपको इस इमेज को या फिर उस फाइल को स्कैन करना है और वो फाइल यहाँ पर अपलोड करनी है और उसको आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर आपने फाइल को डाउनलोड करके साइन किया है तो साइन करने के बाद वो फाइल यहाँ पर अपलोड कर देंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद में आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। और गाइज यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि प्लीज नोट दैट योर एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी कंसिडर्ड कंप्लीट अंटिल यू टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, साइन इट, अपलोड द ड्यूली साइंड एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द पोर्टल एंड सबमिटेड। यानी कि आपका फॉर्म तब तक कंप्लीट नहीं माना जाएगा तब तक आप फॉर्म का प्रिंट लेकर के उसके ऊपर साइन नहीं करते और साइन करने के बाद उसको दोबारा अपलोड नहीं करते और यहाँ पर उसको सबमिट नहीं करते। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें ये तीनों चीज़ें करनी है तभी जाकर के आपका फॉर्म कंप्लीटली सबमिट माना जाएगा और आपको कोई फीस पे नहीं करनी है। फिर आप बाद में एक बार फिर से अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले लेना। इस तरह से गाइज आप लोग आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर अभी भी कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।